वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। पिछली कुछ वीडियो के अंदर हमने एचपीएससी का सिलेबस, एचपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एचपीएससी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, एचपीएससी का सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एचपीएससी के जो सिलेबस में से जो जो टॉपिक्स हम कर सकते हैं, एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो पहला टॉपिक उठाया है वो आपका कार्डिनल यूटिलिटी, इलास्टिसिटी, डिमांड वाला टॉपिक जो आपका है उसको उठाया है। इसमें कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ थोड़े समझने के हैं, तो हम सबको डिस्कस करेंगे। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि केवीएस का सिलेबस एचपीएससी इकोनॉमिक्स से काफ़ी मिलता जुलता है, तो आप केवीएस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और चैनल के ऊपर आपको बहुत से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारी क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक आपका क्या रहेगा, इफ़ द क्रॉस इलास्टिसिटी वन कमोडिटी फॉर अनदर इज टू बी जीरो। अब हमें पता है क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, एक कमोडिटी का प्राइस होता है, दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इन दो कमोडिटी में एक कमोडिटी को हम दूसरी कमोडिटी में क्या नहीं कर सकते, मतलब क्रॉस नहीं कर सकते, एक को दूसरी जगह पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, इनके बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, जीरो है। जीरो का मतलब कोई आपस में रिलेट ही नहीं करता। एक्स कमोडिटी को वाई के प्लेस पर या वाई के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये वाली गुड्स कौन सी होंगी, तो ये गुड्स आपकी कंप्लीटली अनरिलेटेड गुड्स होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देके भी समझा सकती हूँ। जैसे एक तरफ हम बुक्स लें और एक तरफ क्लोथ्स लें, तो क्लोथ्स और बुक की डिमांड में कोई भी रिलेशन नहीं बनता। कोई दो गुड्स ऐसी ले लो जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक को दूसरे की प्लेस पर कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। तो इस तरह की गुड्स बिल्कुल कंप्लीटली अनरिलेटेड होती है। जब दो कमोडिटी में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या आएगी, आपकी जीरो आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाई वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स। अब हाई वैल्यू का मतलब क्या है कि जो दो गुड्स हैं, जैसे मैंने कहा एक गुड का प्राइस और दूसरे गुड की क्वांटिटी, तो ये क्या कह रहा है, जब क्रॉस इलास्टिसिटी दो गुड्स में हाई वैल्यू होती है तब क्या होता है। हाई वैल्यू का मतलब है कि इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, और रिलेशन भी कैसा है, बहुत पॉजिटिव है। हमारा दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, तभी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। वो रिलेशन में देखा है ना हमने। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो गुड्स होती हैं उनमें क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी में वैल्यू जो आएगी उनकी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो हम क्या कहेंगे, वो दो गुड्स क्या हैं, आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। अगर मैं इधर टी लूँ, इधर मैं कॉफ़ी लूँ, तो इनके बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी ज़्यादा निकलेगी। और क्योंकि ये परफेक्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर क्रॉस इलास्टिसिटी दो कमोडिटी में ज़्यादा है तो वो क्या होंगी, वो हम कह सकते हैं बहुत अच्छी, वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट कहलाएंगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, द वर्टिकल डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी एंड डिमांड इज कैसी होगी। अब आपसे क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ऑप्शन मुझे सारे गलत लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको बोल रहा है वर्टिकल डिमांड कर्व है। वर्टिकल डिमांड कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है ना। अब वर्टिकल डिमांड कर्व जो होता है उसमें इलास्टिसिटी कैसी होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक होगी ना। और परफेक्टली इनइलास्टिक इसमें से किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया कि जब हमारा वर्टिकल डिमांड कर्व होता है कमोडिटी का, तो डिमांड कैसी होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ मोर इज डिमांडेड एट सेम प्राइस। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो रही है एक सेम प्राइस पर, मान लो ये 5 रुपये प्राइस है, इस पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम डिमांड कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है वो, उसके बाद वो कह रहा है हाई जब प्राइस हो जाता है उसके बाद क्या होता है, हाई प्राइस होने पर, हाई प्राइस पर सेम डिमांड रहती है। अगर हम प्राइस को बढ़ा भी दें तब भी डिमांड इतनी ही रहती है। तो आपको पता है हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक तो इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है एक इंक्रीज इन डिमांड, और एक हमने क्या पढ़ा है, एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड कब होता है, जब जिस कमोडिटी की बात हो रही है उसके प्राइस में चेंज हो। जैसे यहाँ मैं एक्स कमोडिटी लूँ, उसका प्राइस लूँ, और यहाँ एक्स कमोडिटी लूँ, एक्स का प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ना, ये तो हो जाएगा हमारा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इससे क्या हो रहा है, आपकी डिमांड कम में मूवमेंट हो रही है। और जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें क्या बोला गया है, सेम प्राइस पर, सेम प्राइस है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा। प्राइस के अलावा जितने फैक्टर हैं, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस, रियल इनकम, टेस्ट में चेंज हो रहा है, और जिसकी वजह से आपका डिमांड बढ़ रही है। और जब ज़्यादा प्राइस हो जाता है तब भी आप डिमांड को सेम रखते हो। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है आपकी, ये इंक्रीज इन डिमांड की होती है, क्योंकि इससे क्या है, आपकी डिमांड कम में शिफ्ट आया है, ना कि मूवमेंट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, यूटिलिटी मे बी डिफाइन एज, यूटिलिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? यूटिलिटी क्या होती है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी जो वांट्स हैं उनको कितना सेटिस्फाई कर सकती है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है, यूटिलिटी क्या होती है? द पावर ऑफ अ कमोडिटी दैट सेटिस्फाई वांट्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द इकोनॉमिक्स एनालाइज टू एक्सपेक्ट दैट कंज्यूमर बिहेव इन विच मैनर, कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करेगा, इकोनॉमिक्स में कैसा माना जाता है? कंज्यूमर को एक रैशनल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द इकोनॉमिकली रेलिवेंट जो है, इकोनॉमिकली रेलिवेंट एज ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व इज द पोर्शन ओवर विच टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग at declining rate, total utility rising at increasing rate, total utility is maximum और constant, total utility is decline। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे लिए इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से सही जो रेंज है वो कौन सी मानी जाती है? तो हमारे लिए इकोनॉमिकली रेलिवेंट जो रेंज है उसको कहा जाता है जब हमारी टोटल यूटिलिटी ये वाली होती है ना, राइज करती है कैसे? डिक्लाइन रेट से, तो उसको हमारी इकोनॉमिकली रेलिवेंट रेंज माना जाता है टोटल यूटिलिटी की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट होता है जब आप समप्रताप लाभ मतलब संतुष्टि का जो पॉइंट है या मैक्सिमम जो पॉइंट होता है ना हमारा, उसको बोलते हैं। कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट कमोडिटी कर्व क्या होगा? ये क्या कह रहा है, जब आप सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाओ उसके बाद अगर आप एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हो तब क्या होगा? अब मैं इसके लिए क्या करती हूँ, डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ पर हम टोटल यूटिलिटी बना लेते हैं और यहाँ पर हम अपनी मार्जिनल यूटिलिटी बना देते हो। अब आप देखो मार्जिनल यूटिलिटी तो हमारा डिक्लाइन करता है, तो यहाँ पर आपका क्या है, जब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है और यही आपका क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है, और इस सैचुरेशन पॉइंट पर ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब आप इस सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाओ और उसके बाद एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो मैं क्या कहूँगी, हमारी टोटल यूटिलिटी भी फॉल कर रही है। देखो टोटल यूटिलिटी भी क्या कर रही है, फॉल करने लग गई है, और मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव हो गई है। तो मैं क्या कहूँगी, टोटल यूटिलिटी फॉल करती है आफ्टर अ सैचुरेशन पॉइंट, और उसके बाद अगर हम एडिशनल कंजप्शन बढ़ाते हैं टोटल यूटिलिटी फॉल और मार्जिनल यूटिलिटी तो हमारी बिल्कुल क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर क्लोजली रिलेटेड टू अल्फ्रेड मार्शल? अल्फ्रेड मार्शल से कौन सा कॉन्सेप्ट क्लोजली रिलेट करता है? अल्फ्रेड मार्शल ने क्या मतलब कौन से कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स में दिया है? तो आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। तो इसलिए क्लोजली रिलेट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी कौन सा है? आपका मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम यहाँ कंडीशन तो बता देंगे, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि आप अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स पर खर्च करते हो, तो अपनी इनकम को हमें इस तरह से खर्च करना है कि जो लास्ट यूनिट हम अपनी गुड्स पर जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं अपनी गुड को 2 कमोडिटी पे खर्च कर रही हूँ, ठीक है, इसकी मैं 3 क्वांटिटी ले रही हूँ, इसकी मैं 2 ले रही हूँ, तो यहाँ इस पर मैंने लास्ट रुपीज़ यहाँ खर्च किया और इस पर लास्ट रुपीज़ मैंने यहाँ खर्च किया, दोनों से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तभी उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और ये गोस्टन का सेकंड लॉ भी है। तो यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस के बराबर है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्राइस वाई के बराबर है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड प्राइस जेड के बराबर है, और क्या है साथ में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हम क्या है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के साथ इसको इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही इक्वेशन बोली गई है ऑप्शन नंबर कौन सी है, यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की जो इक्वेशन है आपकी ऑप्शन नंबर बी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है क्या दिखाती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपकी दिखाती है कि जैसे जैसे आप
एडिशनल कमोडिटी को यूज़ करते जाओगे, कंज्यूम करते जाओगे, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है आपकी गिरती जाएगी। तो यहाँ पर वही है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एडिशनल बेनिफिट इंक्रीज करता जाएगा, स्टॉक इंक्रीज करता जाएगा, कंजप्शन इंक्रीज करता जाएगा, उसका जो क्या है, उसके जो यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, गिरती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिशिंग वेन एवर इट्स कंज्यूम और नोट। तो यहाँ पर एडिशनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे आप अपने कंजप्शन को बढ़ाते जाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज ऑलवेज। मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व होता है हमारा वो ऑलवेज क्या करता है, अभी मैंने दिखाया मार्जिनल यूटिलिटी कर्व आपका ऑलवेज क्या करता है, फॉल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। जब आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम होती है, तब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का अगर हम डायग्राम बनाए तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, जीरो होती है। जब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम है, ये रही टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जब टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम तो मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉलिंग पार्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व क्या शो करता है। जब आपका ये, फिर आपने टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनाया, ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ये इसका फॉलिंग पार्ट है। टोटल यूटिलिटी जब आपकी फॉल कर रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी तो इस सिचुएशन में आपकी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि इसके साथ अगर इसको रिलेट करोगे आप, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो है। उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो फॉलिंग पार्ट है टोटल यूटिलिटी का वो क्या शो करता है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी का आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। तो हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल यूटिलिटी एन माइनस टी यू एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला हमारा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछिए टोटल यूटिलिटी कर्व की जो शेप है वो कैसी होती है। टोटल यूटिलिटी कर्व हम इस तरह से बनाते हैं तो ये कनकेव होता है, ना कि कन्वेक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूटिल टर्म जो होती है, यूटिल जिससे हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं, वो हम किस में यूज़ करते हैं। तो आपको पता है यूटिल जो टर्म है वो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, और इसे हम यूटिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, और इसे बाय अल्फ्रेड मार्शल ने डिमांड थ्योरी में यूज़ किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, नीचे आपको क्या गिवन है, मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है कमोडिटी एक्स की और वाई की। क्या कह रहा है, इफ़ द प्राइस वन, हर एक कमोडिटी पर आप ₹1 खर्च कर रहे हो, तो 10वां रुपीज़ है वो आप किस पर खर्च करोगे। अब आप क्वेश्चन देखो, पहले रुपीज़ जब आप खर्च करते हो, अपना फर्स्ट रुपीज़ खर्च करते हो, तो आप किस पे खर्च कर रहे हो, एक्स कमोडिटी पे खर्च कर रहे हो, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कितनी है, 11। दूसरा रुपीज़ आप वाई पे खर्च करोगे, यहाँ पर एक भी मार्जिनल यूटिलिटी वाला केस है। दूसरा रुपीज़ आप वाई पर खर्च करते हो तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी बनती है 9। तीसरा रुपीज़ आप एक्स पे खर्च करते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बनती है कौन सी, 10। चौथा रुपीज़ आप वाई पे खर्च करते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बनती है 17। उसके बाद फिर किसकी बारी आएगी, एक्स की, ये एक्स वाई फिर एक्स की, फिर एक्स पे खर्च करोगे तो आपकी जो यूटिलिटी है वो कितनी बनेगी, 9। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, और जब आपके 10वें रुपीज़ की बारी आएगी ना, तो वो आप जो है कमोडिटी एक्स पे खर्च करोगे और आपको यूटिलिटी मिलेगी 6। तो यहाँ पर आपको समझ आया, फर्स्ट रुपीज़ आपको फर्स्ट कमोडिटी पे खर्च करना है और उससे यूटिलिटी मिलेगी 11। सेकंड रुपीज़ आपको वाई कमोडिटी पे खर्च करना है, यूटिलिटी मिलेगी 10। तीसरा रुपये आपको किस पे खर्च करना है, दूसरे रुपये में आपकी जो यूटिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, फर्स्ट रुपीज़ खर्च किया, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 11। सेकंड रुपीज़ आप किस पे खर्च करोगे, वाई पे खर्च करोगे और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 9। तीसरा रुपीज़ आप फिर एक्स पे खर्च करोगे, फिर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 10। चौथा रुपीज़ फिर आप वाई पे खर्च करोगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 17, फिर 9, फिर 15। 10वां रुपीज़ जब आप खर्च करोगे ना, आपकी कमोडिटी एक्स की बारी आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन देखो, कंज्यूमर डिमांड कर्व को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इनकम कंजप्शन कर्व की हेल्प से, एंजल कर्व की हेल्प से, या प्राइस कंजप्शन कर्व की हेल्प से। अब आपको पता है कंज्यूमर डिमांड कर्व में भी प्राइस और क्वांटिटी वाला रिलेशन होता है, तो हम प्राइस कंजप्शन कर्व की हेल्प से कंज्यूमर डिमांड कर्व को बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंज्यूमर विल इक्विलिब्रियम इफ ही कंज्यूम 3 कमोडिटी। एक कंज्यूमर है 3 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, तो वो कब इक्विलिब्रियम में होगा, आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है। मतलब उसकी आपको इक्विलिब्रियम जो है कंडीशन बतानी है।
तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि अगर एक कंज्यूमर है वो कब इक्विलिब्रियम में है, अगर वो 3 कमोडिटी को कंज्यूम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच जो होती है वो किसने दी थी, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ कंज्यूमर विल बी मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी इफ ही एलोकेट हिज मनी सो डेट। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में क्या है कि एक कंज्यूमर की यूटिलिटी कब मैक्सिमम होगी, जब वो अपनी मनी को इस तरह से एलोकेट करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको लास्ट यूनिट पर कंज्यूम करके मिलती है विल बी सेम। तो यहाँ पर देखो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ही लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ईच परचेज प्रोडक्ट विल बी सेम। तो इसका मतलब ये एक भी मार्जिनल यूटिलिटी को ही पूछ रहा है, तो यहीं पर उसकी जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एडम स्मिथ ने जो फेमस वाटर डायमंड पैराडॉक्स दिया था वो क्या शो करता है, यूटिलिटी का संबंध किससे बनाता है। जो एडम स्मिथ ने वाटर डायमंड पैराडॉक्स को समझाया है तो उसने किसके रेफरेंस में समझाया है कि यूटिलिटी का जो संबंध होता है वो डिमांड से होता है, और जो हर एक कंज्यूमर होता है वो किसी भी कमोडिटी का प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर देना पसंद करता है। इसने वाटर डायमंड पैराडॉक्स में समझाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एरिया लाई अंडर द डिमांड कर्व। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एरिया जो डिमांड कर्व के नीचे बनता है वो क्या होता है हमारा, तो ये हमारी कौन सी यूटिलिटी होती है, ये हमारी टोटल यूटिलिटी होती है जो डिमांड कर्व के नीचे वाला एरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट टाइम यूटिलिटी। किसने टाइम यूटिलिटी की बात इकोनॉमिक्स में की थी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ट्रेडर जो है उसने जो है टाइम यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी फाउंड बाय। टोटल यूटिलिटी को कैसे जो है निकाला जा सकता है, जब हम क्या करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाते हैं सारी यूनिट्स को, तो आपकी टोटल यूटिलिटी निकल जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3, तो आप इनको ऐड करोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, टोटल यूटिलिटी निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज यूजफुल फॉर बेटर वाटर डायमंड पैराडॉक्स। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अभी मैंने आपको क्या बताया, एडम स्मिथ ने वाटर डायमंड पैराडॉक्स को मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से ही समझाया है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी विल बिलो एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बोल रहा है, जब एक्स एक्सिस से वो नीचे चली जाती है तब क्या होता है। अभी हमने क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस तो ये रहा हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी से नीचे यहाँ गई है, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज अ कंज्यूमर इंक्रीज इज कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। एक कंज्यूमर है, अगर वो इंक्रीज करता है अपना कंजप्शन कमोडिटी का, ठीक है, अगर मैं इंक्रीज करूँ अपना कंजप्शन कमोडिटी का, और टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट। ये क्या कह रहा है, एक कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, उसकी टोटल यूटिलिटी जो है बढ़ तो रही है, समझ आ रही है, टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। क्या ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, इकोनॉमिक्स का लॉ है या हाइपोथेसिस है। ये आपकी इकोनॉमिक्स का लॉ है, जिसमें हम क्या करते हैं, शुरू में जब हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हमारी यूटिलिटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। उसके बाद जैसे जैसे हम ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करने लग जाते हैं, उसके बाद एक पॉइंट के बाद आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, घटती दर से बढ़ती है, लेकिन बढ़ती है। ये इकोनॉमिक्स का रूल है, तो इसीलिए ये इकोनॉमिक का लॉ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंज्यूमर का भी इक्विलिब्रियम में पहुंचता है, तो हमें पता है जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होती है तो हम कहते हैं कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एट द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ कमोडिटी वाई मार्जिनल यूटिलिटी इज। अब यहाँ पर जब आप सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होती है। अभी मैंने आपको सारा समझाया कि सैचुरेशन पॉइंट होता है जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। तो जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है उस टाइम सैचुरेशन पॉइंट पर आप पहुंच गए, और उस टाइम पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करें, बनाऊँ मैं इसको, तो क्या होती है, वो जीरो होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टर्म ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड इज यूज इन।
ये किस में बात की गई है कि कंज्यूमर को अपनी इनकम को बहुत अच्छे तरीके से खर्च करना चाहिए, बहुत मतलब उसको जो यूटिलिटी है मैक्सिमम मिले। तो ये आपका क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि एक कंज्यूमर को अपनी इनकम का ऑप्टिमम एलोकेशन करना चाहिए जिससे कि वो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज पर उसको खर्च कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका ये फॉलोइंग पार्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी का, ये क्या बताता है? आपको पता है जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है। तो ये क्या है, ये है आपका प्रिंसिपल। किस चीज़ का प्रिंसिपल है? ये बोला गया है ये डिमिनिशिंग यूटिलिटी का प्रिंसिपल है। ये हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल है, क्योंकि जैसे जैसे हम एडिशनल कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली जो हमारी यूटिलिटी है वो घटती जा रही है। यही हम कार्डिनल अप्रोच में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद पॉल सैमुएल्सन। पॉल सैमुएल्सन ने क्या चीज़ दी है जिससे क्लोजली हम कनेक्ट करते हैं? तो पॉल सैमुएल्सन ने जो दिया है वो है रिवील्ड प्रेफरेंस की थ्योरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी टेल अस इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल। जो आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें मैंने आपको बहुत बार समझा दिया कि हम अपनी इनकम को जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं इस तरह से खर्च करते हैं कि लास्ट यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बराबर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर प्राइस हो जाता है कम, मान लो हम इस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे थे, इनका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो सिंपल सी बात है जब आपका प्राइस कम हो जाएगा कमोडिटी का तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी खरीद पाओगे। यही तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम कहेंगे मोर यूनिट ऑफ विल बी बोथ, हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को खरीद पाएंगे क्योंकि हमारी इनकम जो है, इनकम रियल इनकम बढ़ गई है, प्राइस घट गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गॉसियन फर्स्ट लॉ। गॉसियन का जो फर्स्ट लॉ है वो कौन सा है? मैंने आपको बताया था जो गॉसियन का डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो डायग्राम हम करते हैं ये गॉसियन का फर्स्ट लॉ है, और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो हम डायग्राम करते हैं वो गॉसियन का सेकंड लॉ है। तो अब आपसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट लॉ पूछा गया है, तो फर्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर वही सैचुरेशन पॉइंट से आया हुआ है कि आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे और हम एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया सैचुरेशन पॉइंट ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का, जब आप सैचुरेशन पॉइंट के बाद कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी घटेगी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, वो तो नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव यहाँ ऑप्शन में नहीं गिवन है। टोटल यूटिलिटी फॉल एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल मतलब एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहां आप स्टेबिलिटी पर मूव करते हो, जैसे डिमांड और सप्लाई जब इंटरसेक्ट करती है तो ये हो गया हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इकोनॉमिक्स में किसी भी वजह से सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है, हम यहाँ पहुँच जाते हैं, या फिर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का काम है कि अगर हम किसी भी अनइक्विलिब्रियम सिचुएशन में भी हैं तो अपने आप मार्केट फोर्सेज इस तरह से काम करेगी कि हम वापस उसी सिचुएशन पर आ जाए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अ डिपार्चर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन कॉल इनटू प्ले फोर्सेस एंड टू रिस्टोर पोजीशन, कि हम लास्ट में ऑटोमेटिकली वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम इक्विलिब्रियम में थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है मार्जिनल यूटिलिटी हैज़ नो प्लेस इन ऑर्डिनल थ्योरी। ऑर्डिनल की जो थ्योरी है इंडिफरेंस कर्व में हम मार्जिनल यूटिलिटी को क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये एक एडिक्टिव है, इस वजह से नहीं पढ़ते। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, कार्डिनल थ्योरी में हर चीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी को ऐड करने पे हमारा फोकस होता है, लेकिन ऑर्डिनल थ्योरी में हम ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली कम मिली, लेकिन हम कभी भी मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को ऐड नहीं करते। तो इसी वजह से ऑर्डिनल थ्योरी में मार्जिनल यूटिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट जो है यूज़ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। जब हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? 40 क्वेश्चन ही थे इस टेस्ट सीरीज में जो हमारे कार्डिनल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। मुझे लगता है कि काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट था और हमें समझ भी आया है। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा इंडिफरेंस का आपके क्वेश्चन सोल्व करना रहेगा। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब